हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एफ एंड डी ब्लॉक एलिमेंट और स्पेशली हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट को ख़त्म कर लिया है। अब हम पहुंच चुके हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप सभी लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे पाया जाता है। डी ब्लॉक से उनको हटा दिया गया है, हटा के मतलब जस्ट उनको नीचे एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। और एफ ब्लॉक जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड आपको मिलेंगे, एक होगा लेंथेनॉइड और दूसरा होगा एक्टेनॉइड्स, ठीक है। मेनली कुछ प्रॉपर्टीज हम बेसिक समझते हैं, फिर इन एलिमेंट्स को पकड़ते हैं और फिर अपना खेल स्टार्ट करते हैं। तो मेनली जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी जो भी एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टी को से बिलोंग रखते हैं या किससे संबंधित है, मेटल से। ले दे के कहने का मतलब ये है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे के पूरे क्या है, मेटल है। और ध्यान से देखिए तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लेंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड। बस ले दे के इतने ही एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये गिने चुने एलिमेंट हैं, इनको आप आराम से याद भी कर सकते हो। अब लेंथेनॉइड जो होता है वो किस पीरियड से आता है, 6th पीरियड से आता है, 6th पीरियड से आता है। जबकि एक्टेनॉइड जो होता है, एक्टेनॉइड वो 7th पीरियड से आता है, ठीक है। अच्छा, पीरियड तो समझ में आ गया सर। ग्रुप, तो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप से। दैट मीन थर्ड ग्रुप से ये भी है और थर्ड ग्रुप से ये भी है, ठीक है। यानी सिंगली एक ग्रुप से इनको बाहर निकाल दिया गया है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां पे आपको ये स्थिति बड़े अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम स्पेशली नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी पहले समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के पास ये टैग है कि इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, ड्यू टू इनके ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरी करने के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन उसका एक और कारण है, उसका एक और कारण क्या है कि मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कभी भी जब फीलिंग होती है तो फीलिंग होने में होता क्या है कि सबसे पहले, जैसे कि अगर आपको पता होगा तो मान लीजिए अगर 4D में भरना है, 4D में अगर इलेक्ट्रॉन को आना है तो सबसे पहले 5s में फिल होगा। सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 5s में फिल होगा, तब जाके किस में होगा, 4D में फिल होगा। समझ में आ रहा है, यानी पहले s फिल होगा तब जाके d फिल होता है। यानी आउटर मोस्ट सेल फिल होने के बाद उसके पहले वाली सेल फिल होती है। जबकि अगर आप इसको स्ट्रक्चर के भी आप पे देखोगे तो 5s क्या है, बाहर है, और ये है 4D यहाँ पे आएगा, 5s यहाँ पे आएगा। ऐसे ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 5s, यहाँ पे क्या होगा 4D। सबसे पहले किस में भरता है, बाहर वाले में, तब जाके अंदर वाले में भरता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। और यही कारण है कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, कि भैया इसमें सबसे पहले बाहर वाले में भरा जाएगा तब जाके डी में भरा जाएगा। इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेम यही कारण है। इसमें क्या होगा, इसमें भाई अगर मान लेता हूं कि 4f है, सॉरी यहाँ पे मैंने 5f लिख दिया, 5f 4f भी होता है, ऐसे लिख लो आप, 4f है, ठीक है ना। तो 4f में भरने से पहले सबसे पहले किस में भरेगा, 5d में भरेगा। 5d से भी भरने से पहले 6s में भरेगा, यानी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर 5d में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तब जाके 4f में भरना स्टार्ट होगा। यानी बाहर से 2 बाद या 2 पहले जो है हमारा 4f है, यानी 4f में भरने से पहले उसके बाहर के 2 में भरेंगे, है ना। यानी ट्रांजिशन से भी अंदर चला गया, यहां पे ट्रांजिशन हो रहा था और ये ट्रांजिशन से भी अंदर। अगर इस चीज को आप फील कर पाओ तो मान लो अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 5d, तो यहाँ पे 6x होगा और तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4f आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 4f, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं तो यहाँ पे 4f आएगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें दोनों भर जाएंगे, फिर इसमें डाला जाएगा, तब जाके स्टार्ट होगा 4f की फिलिंग। समझ में आ रहा है। तो ये है कि भाई देखो, इसमें एक में मतलब एक पीछे भर रहा था, मतलब एक पहले बाहर भर जा रहा था तब इसमें भर रहा था। इसमें क्या है कि पहले दोनों बाहर भर जाएंगे तब जाके अंदर भर रहा है। समझ में आ रहा है ना। यानी जबकि अगर आप रियलिटी समझोगे या सही क्रम समझोगे तो सबसे पहले अंदर भरना चाहिए तब जाके बाहर भरना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि पहले बाहर भर रहा है फिर अंदर भर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिलिंग कैसे हो रही है कि सबसे पहले बाहर भरा जा रहा है फिर 2 अंदर भरा जा रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। क्लियर है। तो इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं या एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा ही होगा, डायरेक्ट एफ में नहीं भरा जाएगा, सबसे पहले एस में भर दिया जाएगा, फिर उसके पहले
5D वाले में भर दिया जाएगा, फिर जाके 4F की फिलिंग होगी। यानी 4F बेचारा आके वेट करेगा, उसमें पहले फिलिंग नहीं होगी। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी नई नई बातें इसके बारे में जानते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे 2 पार्ट मैंने बना दिए हैं इसके, और इन दोनों पार्ट के अंदर एलिमेंट भी आपको दे दिया है। अब मेनली लैंथेनॉइड जो लिखा गया है, लैंथेनॉइड क्यों लिखा गया? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट ही क्या है? लैंथेनम है। कहाँ पे है? लैंथेनम में है, और ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा 6th पीरियड के 3rd ग्रुप में। जब आप 57 नंबर पे देखोगे तो आपको लैंथेनम दिखाई देगा, ठीक है ना। और जस्ट उसके नीचे के जितने एलिमेंट है ये सब के सब कहाँ रख दिए गए हैं? किनारे रख दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको लेते हुए पूरे के पूरे क्या है? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे ये एक्टिनम जो है, ये एक्टिनॉइड का फर्स्ट एलिमेंट है। तो देखिए एक्टिनियम है, और एक्टिनियम के नाम पे क्या पड़ा है? एक्टिनॉइड्स। और ऐसे यहाँ पे लैंथेनम है, तो लैंथेनम के नाम पे क्या पड़ा है? लैंथेनॉइड। अब दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी सी भिन्न भिन्न है, यानी डिफरेंट है। अगर हम इनमें बात करें तो इसमें आपको प्रोमेथियम जो दिख रहा है, इट इज ओनली एलिमेंट जो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा आपको। जबकि यहाँ पे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें तो मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे किसमें? एक्टिनॉइड्स के अंदर, वो सब के सब क्या मिलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो सर जो अपने आप एब्जॉर्प्शन और एमिशन का खेल खेलता है, या सिंपल समझ लो कि न्यूक्लियस क्या इसका जो होता है वो अनस्टेबल होता है। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूक्लियस का क्या हो? अनस्टेबल हो, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करे। क्या करे? एनर्जी रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इस फॉर्म में अगर वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। ये अपने आप कर रहे होते हैं, मतलब ये चुपचाप बैठे रहेंगे और इनके अंदर से आपको दिखाई देगा कि रेडिएशन निकल रही है, यानी आपको चमकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और ये क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अपने आप को स्टेबल बनाना चाहिए, अपने न्यूक्लियस को क्या करना चाहिए? स्टेबल, क्योंकि इनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल से स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? ये एनर्जी रिलीज करेंगे, एमिट करेंगे, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं, जैसे कि आप लैंथेनम, सीरियम, और ये जो लिखा गया है प्रेसियोडाइमियम और नियोडाइमियम, है ना, और इस क्या बोलते हैं? प्रोमेथियम, ये सबको आप जो देख रहे हैं इनका पर्टिकुलर यूज है। इन सबका क्या है? पर्टिकुलर यूज है। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं लैंथेनॉइड की, तो स्पेशली लैंथेनॉइड जो होता है वो मिक्स्ड मेटल बनाने के काम में आता है। मिक्स्ड मेटल बनाने के काम में आता है। मिक्स्ड मेटल क्या होता है? देखो, इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम इनको एलॉय के फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? एलॉय के फॉर्म में। ये क्या है? ये प्योर मेटल है। ये क्या है? प्योर मेटल है। पहले मैं इनके बारे में बात करूंगा, फिर आगे उसके बारे में बात करूंगा। यूजेस देख लो, उसके बाद हम बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे देखिए, तो मैंने बोला कि ये प्योर मेटल है। प्योर मेटल का हम यूज नहीं कर सकते। तो प्योर मेटल का यूज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको भी हम प्योरली नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टी और बढ़ जाए, गेन कर जाए, यानी उसको सुधार देते हैं। ठीक है ना, जैसे आप जानते हो गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड क्या होता है? अगर उसको हम प्योरली गोल्ड को अगर लें तो उसके आभूषण बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर बन भी जाता है तो बहुत ज्यादा क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल का मतलब क्या है? कि बहुत जल्दी टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस केस में क्या किया जाता है? कार्बन की मिक्सिंग की जाती है, कॉपर की मिक्सिंग की जाती है, यानी एलॉय के फॉर्म में किया जाता है। एलॉय का मतलब ही क्या होता है? कि जब हम किसी मेटल के अंदर प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए दूसरे मेटल को मिला दें या दूसरे एलिमेंट को मिला दें, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। हिंदी में उसे मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ये मिश्र मेटल है, ये भी एक प्रकार का क्या है? एलॉय है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हम प्योरली इनको यूज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? तो 95% इन्हें लेते हैं, और 5% हम किसी और एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। स्पेशली अगर आपसे पूछे कोई, तो 5% आप क्या मिलाते हो? तो मैग्नीशियम मिला लेते हैं। क्या मिला लेते हैं? मैग्नीशियम, और क्या बन जाता है? मिक्स्ड मेटल। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ मिलाते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम सल्फर मिला लेते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा आप मैग्नीशियम तो मिलाते ही हैं, सोडियम का भी कुछ पार्टिकल आप ले लेते हो। तो बहुत सारे ट्रेसेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना?
तो मेनली हम बहुत कुछ ले सकते हैं या ले देके मेनली हम मिस मेटल बना सकते हैं। मिस मेटल में क्या होगा, 95% आपके लैंथेनॉइड्स होंगे। अब देखिए लैंथेनॉइड मतलब ये सब, जब मैं लैंथेनॉइड बोलूंगा तो इसका मतलब ये सब कुछ लैंथेनॉइड के अंदर आ रहा है। तो 95% आप लैंथेनॉइड लोगे, इसके साथ मैग्नीशियम को 5% मिला लोगे तो मिस मेटल बन जाएगा। मिस मेटल मेनली आप जानते हो क्या करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे माचिस है, माचिस, तो माचिस के ऊपर आप देखोगे जिसके जो तिल्ली होती है, तिल्ली, तो उसके ऊपर बुरादा टाइप में बना होता है ना, बुरादा होता है ना, जिसके थ्रू आप रगड़ते हो तो ऐसे जलता है ना। तो एक्चुअल में वो किसका बना होता है, मिस मेटल का ही बना होता है। समझ में आ रहा है, किसका बना होगा, मिस मेटल का बना होगा। इस बात को आप याद रखिएगा और ध्यान में भी रखिएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो लैंथेनॉइड्स है, ये पूरा का पूरा लैंथेनॉइड, ये मेनली आयरन के साथ बड़ा कंफर्टेबल होता है। आयरन के साथ क्या होता है, बड़ा कंफर्टेबल होता है। ज्यादातर ये क्या बनाता है, ज्यादातर अपने आप को अगर एलॉय के फॉर्म में रखता है, क्योंकि मैंने बोला ना प्योरली यूज किया नहीं जाएगा इसका, ठीक है ना, तो प्योर यूज किया नहीं जाएगा इसका। तो इसको अगर हम मिला रहे हैं तो ज्यादातर किसके साथ मिलाएंगे, आयरन के साथ। यहाँ पे एक काम करिएगा, मैग्नीशियम मत करिए, यहाँ पे एक गलत है, आयरन होगा, ठीक है ना। तो 95% तो हम लैंथेनॉइड लेंगे और 5% क्या लेंगे, आयरन। बाकी हम मैग्नीशियम मिला सकते हैं, सल्फर भी मिला सकते हैं। और इनका जो यूज होता है और कहीं पे, ये तो मिस मेटल के लिए हो गया पहला। और दूसरा आप देखोगे जेट होते हैं बहुत सारे, है ना। तो जेट के पार्ट बनाने के लिए, जेट मतलब जैसा होता है ना, जो हवाई जहाज टाइप में होता है जेट, आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो मार करने वाली बहुत सारी विमानें होती हैं, है ना, तो एरोप्लेन टाइप में होती है, तो उनकी जो पार्ट होते हैं उसको भी हम किसके थ्रू बनाते हैं, इन्हीं मिस मेटल से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा और भी बातें अगर हम करें तो जैसे लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया और प्रेसियोडाइमियम हो गया और नियोडाइमियम, इनका हम यूज करते हैं ग्लास इंडस्ट्री में। बहुत ज्यादा यूज इनका कहाँ पे होता है, ग्लास इंडस्ट्री में। ग्लास इंडस्ट्री में, स्पेशली ग्लास इंडस्ट्री मतलब ग्लास को पॉलिश करने के लिए, क्या करने के लिए, पॉलिशिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे तो अगर हम इनके ऑक्साइड ले लें, अगर हम इनके क्या ले लें, ऑक्साइड, तो इनके ऑक्साइड से ही पॉलिशिंग करोगे या ग्लास इंडस्ट्री में इसको बनाओगे। और मेनली स्पेशली आप देखोगे तो नियोडाइमियम और प्रोमेथियम हो गया और प्रेसियोडाइमियम, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कलर्ड ग्लासेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कलर्ड ग्लासेस बनाते हैं। और बहुतेरों यूज है इनके, ठीक है। और इधर आइए, इधर तो आप सबसे इंपॉर्टेंट देख पा रहे होंगे यूरेनियम को। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम हमारे पूरे विश्व में एक ऐसा ईंधन है, एक ऐसा फ्यूल है जो अपने आप में सबसे ताकतवर माना जाता है ना। यूरेनियम जो होता है, यही यूरेनियम वो फ्यूल है जिसके थ्रू से, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेपन, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। तो ये तो बहुत कम है और सबसे महंगा भी है यूरेनियम, है ना। और सबसे महंगा ईंधन अगर मैं बोलूं तो यही है, यूरेनियम ही है। ओके, और ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल आपको मिलेंगे। ये ज्यादा इनका यूज क्या होता है, ज्यादातर इनका यूज, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इनका ज्यादा यूज न्यूक्लियर वेपन के अंदर होता है, या न्यूक्लियर एटॉमिक बम हो गया उनके अंदर यूज करेंगे, या न्यूक्लियर जो भी चीजें होती है न्यूक्लियर से रिलेटेड होती है, जैसे हम कोई भी खतरनाक हथियार बनाना चाहेंगे तो एक्टिनॉइड्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा यूज है इनका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे, ग्लास इंडस्ट्री में भी देखोगे, तो बहुत सारे यूजेस भी आपको नजर आएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इनकी और भी प्रॉपर्टी की। ये तो यूज हो गया, अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी। तो पहले आप क्या करेंगे, इतना नोट डाउन कर लेंगे, पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे बारी बारी दोनों की और एक साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले लैंथेनॉइड और उसके जस्ट बाद एक्टिनॉइड, एक ही साथ दोनों को हम लोग एक साथ खत्म करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहले लैंथेनॉइड की बात करते हैं। तो लैंथेनॉइड को स्पेशली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Ln से, और एक्टिनॉइड को Ac से। देखिए इसमें क्या होगा कि हम बारी बारी एक एक एलिमेंट को पकड़ के उसके बारे में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एक को पकड़ेंगे, दैट मीन्स लैंथेनॉइड बोल दिया तो उसमें सब आ गए, और एक को पकड़ने का मतलब एक कॉमन हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली है और सबके अंदर वो पाया है, बस वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। ओके, तो मेनली लैंथेनॉइड स्पेशली ध्यान देंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। अगर आपसे पूछे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है सर 4f0 to 14, 5d1 एंड 6s2, ये होता है। यानी 6s2, 5d1 और 4f0 to 14, ठीक है ना, ये होता है इनका।
ले देके सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, ये क्या है 4f सीरीज है। ये क्या है, लेंथेनॉइड जो है एक्चुअल में क्या है 4f सीरीज है। जैसे आपको याद होगा आपने 3D सीरीज देखी होगी, 4D सीरीज, 5D सीरीज पढ़े है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है 4f सीरीज है। अब आप कहोगे सर ये पाया तो जाता है 6th पीरियड में, लेकिन इसको बोला गया 4f सीरीज, क्योंकि आप सबको पता है कि ये 6th पीरियड में पाया जा रहा है, तो 6 थोड़ी ना भरता है, इसका 2 पीछे भर रहा है, हाँ है ना। 6th सेल में भी जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर मैं क्या बना रहा हूं, अगर एक एटम बना रहा हूं और कई सारे इसके अंदर सेल आएंगे, हाँ या ना, तो ध्यान से देखिए ये फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये क्या है 7th है। तो स्पेशली इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब 4f की फिलिंग की बारी आती है उससे पहले 6s कंप्लीट हो जाता है, ऐसे सीधा सीधा समझ लीजिए। 5 का d में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है और फिर स्टार्ट होता है 4f की फिलिंग, समझ में आ रहा है। यानी 6th सेल में पहुंचने के बाद हमारी फिलिंग स्टार्ट होती है चौथे में। तो यानी जमाना 2 कदम आगे है और 4f वाले क्या है, मतलब f वाले क्या है 2 कदम यहाँ पे पीछे है, इसीलिए इनको 4f सीरीज बोला गया। ये लेंथेनॉइड जो है फिलिंग के मामले में 2 कदम पीछे है, इसीलिए 6th पीरियड में होते हुए भी इनको हम 4f सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्टिनॉइड की बात की जाए तो ये 5f सीरीज है। कौन सा सीरीज है, 5f सीरीज। क्यों 5f सीरीज है, क्योंकि इसकी फिलिंग क्या होगी, फिर से वही काम 7th पीरियड में आते हैं भाई। किस पीरियड में आते हैं, 7th पीरियड में, लेकिन इनकी फिलिंग किस में होगी 5f में होगी। यानी इनका आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सिंपल समझ लो, जो क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भरा जाएगा, 5f में भरा जाएगा, इसीलिए इनको हम 5f सीरीज बोलेंगे। ठीक है, फिर से अगेन 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 समझ लीजिए, जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है लेंथेनॉइड का, वो कहाँ भरा जाएगा 4f सीरीज में, बोला 4f ऑर्बिटल में भरा जाएगा। कौन से ऑर्बिटल में, 4th सेल के f ऑर्बिटल में भरा जाएगा, इसीलिए इनको लेंथेनॉइड बोला गया। और इनको एक्टिनॉइड्स क्यों बोला गया, इसको इसलिए क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5th सेल के f ब्लॉक के अंदर, f ऑर्बिटल के अंदर फिल होगा। ठीक है ना, इस चीज को आप लिख लीजिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है, इसको 4f सीरीज क्यों बोला जाता है, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, लेकिन आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4th सेल के f ऑर्बिटल में भरा जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक्टिनॉइड में ये होगा सर कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5th सेल के f ऑर्बिटल में भरा जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इनको 5f सीरीज नाम देंगे और इसको 4f सीरीज नाम देंगे। क्लियर है, क्लियर। इसके बाद फिर हम देखेंगे और बातें, और मतलब नई नई बातें देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो तो आपने देख लिया। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर 5f 0 to 14, 6d1 एंड 7s2, ये होगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा फर्क क्या है, मतलब इसमें क्या होगा ना कि जो 4f है इसका एनर्जी लेवल और इन दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। इसका एनर्जी लेवल और इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब इसका और इसका अलग अलग होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि 5f का एनर्जी लेवल, अब EL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनर्जी लेवल, इन दोनों के एनर्जी लेवल की क्या होता है, सेम होता है। एनर्जी लेवल की क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, यानी ये EL और ये EL दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल लिख लो, मैं ऐसे इक्वल लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। एनर्जी लेवल दोनों का क्या होगा, सेम। यहाँ पे एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा। अब इससे क्या होगा सर, इससे फर्क पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इससे किस पे फर्क पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर हम इसकी बात करें लेंथेनॉइड की, तो सबसे पहला क्या है, लेंथेनम है ना। लेंथेनम कितने नंबर पे आता है, 57 पे आता है। अगर आप यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो जाहिर सी बात है मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखेगा, है ना। अब ये 57 पे है और थोड़ा सा पीछे चले जाओ,
54 पे आपको कौन मिलता है? 54 पे आपको कौन मिलता है? 3 पीछे चले जाए तो 54 पे कौन मिलेगा? आर्गन मिलेगा, आर्गन मिलता है। आर्गन 18 पे मिलता है। क्रिप्टॉन मिलता है, क्या मिलता है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 36 पे मिलता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ऑग्नेनसॉन, ये पढ़ाया हूं। 2, 10, 18, 36, 54। 54 पे कौन मिल रहा है? जेनान। तो यानी 54 पे कौन मिलेगा? जेनान। और जेनान क्या है? इट इज अ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, या सीधा सीधा बोल दो क्या है? क्या ये स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट है। तो ये लैंथेनम किसकी तरह बनना चाहेगा? इसकी तरह। तो इसकी तरह बनने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब लैंथेनम ऑलवेज अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अपनाएगा। यस और नो? यानी लैंथेनम कैसा स्टेट अपनाएगा? +3। और इसी को देख के, इसी को ऑब्जर्व करके, क्योंकि सब के सब उसी के ग्रुप में आ रहे हैं, थर्ड ग्रुप में ही आ रहे हैं और सब के सब इसी के अनुयायी हैं, तो सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मैक्सिमम +3 होगा। यानी पूरे लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग क्या होता है? +3 होता है। यानी ज्यादातर एलिमेंट, टोटल कितने हैं लैंथेनॉइड के अंदर? 14 हैं। 14 में ज्यादातर, मोस्ट ऑफ एलिमेंट और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे? +3। यानी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखेंगे। ओके, कुछ ऐसे मिलेंगे, सम ऐसे मिलेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है, जो +2 और +4 दिखाएंगे कुछ, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम जो होंगे वो क्या दिखाएंगे? मैक्सिमम +3 दिखाएंगे। और इसमें क्या होता है? अभी मैंने बताया ना कि एनर्जी लेवल इसमें क्या होता है? बराबर। इसमें एनर्जी लेवल बराबर नहीं होता है। अब देखो फर्क मैं दिखा रहा हूं। अगर इसमें एनर्जी लेवल बराबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन अगर F में भरा जा रहा है तो F में चुपचाप बैठा रहेगा जब तक कि इसको बाहर से एनर्जी ना दी जाए, है ना। जब बाहर से एनर्जी दी जाएगी तभी ये कूद के अगले वाले में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी लेवल अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कभी यहाँ पे रहेगा तो कभी इसमें भाग जाएगा, कभी उसमें भाग जाएगा। समझ पा रहे ना? मोस्टली इसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा किसके बराबर होता है? तो 6D के, ठीक है ना। 6D से ज्यादा बराबर होता है। और 6D भी देखिए क्या है? वैकेंट है, खाली ही है। 6D1 टोटल 10 होने चाहिए, एक ही है ना। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन कूद के कभी इसमें चले जाएंगे तो कभी फिर वापस अपने में चले जाएंगे, यानी कूदी कादा चलते रहता है। यानी एनर्जी लेवल बराबर होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थायी नहीं रहता। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ जब तक बाहर से एनर्जी नहीं दोगे तब तक ये दूसरे वाले में जा ही नहीं सकता। यानी 4F का इलेक्ट्रॉन 5D में जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल इसका एनर्जी लेवल सेम है ही नहीं। तो मजबूरी है कि इसको इसी में रहना पड़ेगा जब तक कोई बाहर से एनर्जी देना। अगर बाहर से एनर्जी मिलेगी तभी इसमें जाएगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लेवल सेम है तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन छटक के इसमें चला जाएगा, फिर मन करेगा वापस इसमें चला आएगा। इससे फर्क किस पे पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो कभी ये +2 दिखा रहा होगा तो मन करेगा +3 दिखा देगा, हाँ या ना। फिर मन करेगा +4 दिखा देगा, मन करेगा +5 दिखा देगा, मन करेगा +6 दिखा देगा, मन करेगा +7 दिखा देगा। समझ में आ रहा ना? इलेक्ट्रॉन जितना चाहे उधर से उधर जंप कर सकते हैं, यस और नो। तो यही कारण बनता है कि भैया यहाँ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऐसा नहीं होता है कि भैया नॉर्मली सब लोग एक तरीके से काम करेंगे। इसके जितने भी लैंथेनॉइड के अंदर सब के सब एकदम सब किसको मानते हैं? लैंथेनम को मानते हैं। लैंथेनॉइड के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब किसको अपना गुरु मानते हैं? लैंथेनम को। जैसे ये चलेगा वैसे ही वो सब चलेंगे, ठीक है। यानी लैंथेनम की जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, वैसे ही बाकी सभी लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी होगी। लैंथेनॉइड में सबसे पहले नंबर पे किसको रखा गया? लैंथेनम। अगेन बोल रहा हूं, तो लैंथेनॉइड मतलब 14 के 14 और लैंथेनम मतलब सिंगल 57 वाला एलिमेंट, ठीक है। तो लैंथेनॉइड को मैंने बोला ना, अब Ln से रिप्रेजेंट करोगे तो Ln मतलब टोटल 14 हो गए, लेकिन La लिख दिया तो वो लैंथेनम है, ये भी ध्यान देंगे। तो लैंथेनॉइड के अंदर सभी के सभी अपने सबसे आगे वाले एलिमेंट जिसका नाम है लैंथेनम उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लैंथेनम +3 दिखाता है तो सबके सब +3 दिखाते हैं। एक आध दो होते हैं जो क्या करेंगे? +2 और +4 दिखाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा होता है, ठीक है ना। वेरी मतलब समझ पा रहे हैं ना? इसमें क्या हो रहा होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आपने बात की तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको भरपेट दिखेगा। भरपेट मतलब +3 भी दिखेगा, +4 भी दिखेगा, +5 भी दिखेगा, +6 भी दिखेगा, +7 भी दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब के सब होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। रीजन बिहाइंड इट मैंने समझा दिया।
एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जंप करते रहते हैं। ओके, क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक, अब ध्यान से आप समझो तो ये क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होंगे, ये रिएक्टिव होंगे, दोनों रिएक्टिव है भाई, जाहिर सी बात है। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव है लेकिन ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये लिखोगे आप, ठीक है ना, ये रिएक्टिव है। मैं तीसरे नंबर पे लिखूंगा, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। मैं तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, ये पहले पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरे पे ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरे नंबर पे मैं लिखूंगा कि ये भैया रिएक्टिव है, रिएक्टिव है एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट है ना, क्योंकि +3 तो दिखा रहा है ना भाई, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रख रहा है, तो रिएक्टिव एलिमेंट है। और ये क्या होंगे, इनको लिखो तीसरे नंबर पे हाईली रिएक्टिव है। क्यों हाईली रिएक्टिव बोला, समझ में आ गया, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, इसके साथ साथ लिख देंगे कि ये रिएक्टिव एलिमेंट है, इसके साथ साथ ये डेंस है, मतलब इनका घनापन ज्यादा है, दैट मीन्स ये सॉलिड नेचर में आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही ये भी क्या है, हाईली डेंस है, हाईली डेंस है, ठीक है ना। और ये भी क्या है, सॉलिड में ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये बातें आप लिख लेंगे दोनों के अंदर, क्लियर है। अब अगर हम आगे की बात करें, ये तो दो बेसिक बातें हो गई, 3। अब हम थोड़ी सी और बातें करते हैं, जैसे कि इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैं इसको मिटाऊं, ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से देखिएगा। इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक बिहेवियर में देखेंगे। ये चौथे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, आई होप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताया गया है। मेनली कोई भी सब्सटेंस है तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। या तो वो मैग्नेटिक नेचर, मतलब मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट या रिपल्सन दिखाएगा, है ना, यानी फेरोमैग्नेटिक होगा वो, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक होगा। फिर डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक। और तीसरा होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखो, फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि भैया ये दिखा रहा है कि हाँ मैग्नेट, मैं भी एक मैग्नेट हूँ, सीधा मैं भी एक मैग्नेट हूँ। अच्छा, ये प्रश्न आता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता क्यों है। कोई भी सब्सटेंस छोड़ो, कोई भी एलिमेंट, सब्सटेंस एलिमेंट ही है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट सब्सटेंस ही है, लेकिन स्पेशली ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो क्यों करता है, तो इसका कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं आपको इस चीज को बड़े अच्छे से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर समझा चुका हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है। क्या करता है, स्पिन करता है। स्पिन मतलब सीधा समझ लो मोशन करता है मोशन। और जब कभी भी एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर बना देगा, हाँ या ना। तो जब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सीधा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है यानी मोशन कर रहा है, तो मोशन मतलब चार्ज का मोशन, और चार्ज का मोशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड ही कारण बनती है, कॉज बनती है मैग्नेटिक बिहेवियर का, कि यानी वो एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, है ना। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पैदा होता है किसी एलिमेंट के अंदर, आप समझ गए, हाँ या ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ज्यादा होगा जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो 4f है, 4f में 0 से लेके 14 तक फीलिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं एक एक करके अगर देखूं तो सबसे पहली फीलिंग होगी तो 4f1 होगा, फिर 4f2 होगा, फिर 4f3 होगा, फिर 4f4 होगा, फिर 4f5 होगा, फिर 4f6 होगा। मैं बारी बारी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। 4f5, यहाँ पे आप लिख दो 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13 एंड 4f14, ठीक है। ये 4f1 वाला कौन है,
ये है लैंथेनम, है ना। और 4f14 वाला कौन है? लुटेटियम। क्या है? लुटेटियम, है ना। इन दोनों का तो याद रखिएगा, पहला और आखिरी। ओके, अब देखो ध्यान से, तो लैंथेनम का अगर हम देखें पूरा का पूरा, तो जानते हैं आप कि एफ ब्लॉक के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? मतलब टोटल 7 होंगे। टोटल कितने होंगे? 7। इसको एडजस्ट कहाँ पे करें हम? एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ सही बात है कि यहाँ पे 4f1 नहीं 4f0 होगा, ठीक है ना। एक्चुअल में 4f0 5d1 इसका लैंथेनम का होता है 5d1 और 6s2 5d1 और 4f0 होता है लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये आप देखोगे, सही है। ओके, 5d1 ध्यान देंगे। अब इसमें आप देखोगे तो f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मैंने यहाँ पे बोला कि भैया जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आने से होता है। रीजन, क्योंकि अगर ये अकेले स्पिन करेगा, देखो अनपेयर्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अकेले है। अब पेयर्ड मतलब क्या होता है? जब ये जोड़े में आ जाए। तो जब ये जोड़े में आ जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये भी स्पिन कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, और बगलियों वाला मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों उल्टा स्पिन करने के कारण एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तो इनसे इस कारण इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जितना पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की उतना ही मैग्नेटिक बिहेवियर कम होगा, जितना ही अनपेयर्ड रहेंगे। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप इस चीज को लिख सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा? अकेला एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अगर दो पेयर में आ गया तो दूसरा वाला उसकी मैग्नेटिक फील्ड को काट देगा, क्योंकि वो उल्टा स्पिन करेगा। इतनी बात आप जानते हो। अब देखो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है। तो ये क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर पाएगा? नहीं। तो याद रखेंगे कि जो लैंथेनम होता है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। ये क्या है? ये डाई मैग्नेटिक है, ठीक है ना। ये डायमैग्नेटिज्म पैदा करते हैं, सॉरी डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, यानी इनको हम डायमैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे इनको भी। और इसी तरीके से हम किसको देखेंगे? लुटेटियम को। तो लुटेटियम भी ऐसे ही करता है। देखो अगर इसका आप देखोगे इसके अंदर भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें देखो सब के सब फिल हो जाएंगे, सब के सब फिल हो जाएंगे, 14 के 14 फिल हो जाएंगे। और जब ये पेयरिंग हो गई सबकी, एक भी अनपेयर्ड मिल रहा है? अनपेयर्ड मिल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? ये भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते उतना मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0। खत्म। समझ में आ रहा है भाई? ये 0 तो ये तो 100% 0 होगा ना। तो ये भी क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिज्म शो करता है। कौन सर? लुटेटियम। एक तो लैंथेनम, दूसरा लुटेटियम। इसके अलावा जितने देखोगे उन सब के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए ही जाएंगे, कोई भी ले लो आप, ठीक है ना। 4f2 है यहाँ पे, आप देखो, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे एक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे सॉरी 1 होगा, एक्चुअल में क्या होगा? ऐसे 1, इसमें 1 गया होगा, इसमें 2 गया होगा, इसमें 3 गया होगा, इसमें 4 गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 5, फिर यहाँ पे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया? 14। अब देखो इसमें क्या होगा? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे ही 2 वाले में देखोगे तो एक और भर जाएगा, 3 वाले में देखोगे तो एक और आ जाएगा, इसमें भी एक और, इसमें भी एक और, फिर इसमें भी एक और, फिर इसमें भी एक और, ठीक है ना। कहाँ तक भर दिया हमने टोटल 7 तक फिल कर दिया। 7 तक देखोगे तो देखते जाइए आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो 7 तक तो क्या होगा? सिंगल ही मिलेंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, है ना। 4f1 मतलब 1, 4f2 मतलब 2 में भर जाएगा, 4f3 मतलब 3 में भर गया, 4f4 मतलब 4 में, 5 का मतलब 5, और 6 मतलब 6, और 7 मतलब 7। 7 में सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब देखो पेयरिंग कब स्टार्ट होगी? 8 से। 8 से ये पहला वाला क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा, लेकिन अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो यानी अभी भी क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। 9 वाले में दूसरा वाला भी पेयरिंग कर लेगा, लेकिन अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी मैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करेगा। 10 वाले में चले जाओ, ये फिर पेयरिंग कर देगा, तीसरे वाले में भी पेयरिंग हो जाएगी, यानी अब फिर ये अगेन ये अभी भी लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। 4f11 में चले जाओ तो ये भी पेयर्ड हो गया, लेकिन अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। 4f14 में भी यही होगा और 4f13 में भी यही होगा। क्लियर है? 4f14 में जाके क्या होगी, कहानी बदल जाएगी, क्योंकि सब पेयर्ड हो जाएंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे फेरोमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, लेकिन देखिए इनमें आप देख रहे हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इनको हम पैरामैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक जिसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत तगड़ा हो, है ना, यानी फेरोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ले देके दोनों का मतलब एक ही है। अगर यही फेरोमैग्नेटिक थोड़ा सा और हाई स्ट्रेंथ में चला जाता है तो उसी को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक बिहेवियर की, उसी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो अगर मैंने बोला फेरोमैग्नेटिज्म, तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कोई एलिमेंट है जिसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर है। मैंने बोला पैरामैग्नेटिज्म, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास तगड़ा वाला मैग्नेटिक बिहेवियर है। ओके, और डायमैग्नेटिज्म, तो इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेंथेनॉइड के अंदर, सॉरी हाँ, लेंथेनॉइड्स के अंदर आप ये समझ गए मैग्नेटिक बिहेवियर है ना। तो लेंथेनम और ल्यूटेटियम को छोड़ के बाकी सब के सब आपको कैसे मिलेंगे, पैरामैग्नेटिज्म वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ फेरोमैग्नेटिज्म भी मिलेंगे, बाकी लेंथेनम और ल्यूटेटियम ही क्या है आपका, डायमैग्नेटिज्म एलिमेंट है। ओके, क्या बात समझ में आ गई, इसको मैं मिटा दूं, ठीक। अब इस स्थिति को आप एक्टेनॉइड्स के अंदर भी देखोगे। अभी देखिएगा यहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या है कि एक्सेप्ट केवल और केवल लेंथेनम जो कि 57 पे आपको मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा एक्चुअल में ल्यूटेटियम जो 71 पे मिलेगा, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट सो पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। ये क्या है, डायमैग्नेटिक एलिमेंट है, डायमैग्नेटिक एलिमेंट है, ठीक है। यहां पे एक्टिनॉइड्स के अंदर देख लो, एक्टिनॉइड्स का क्या रोल है इसमें, इसमें ऑल एक्टिनॉइड्स सो पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कौन, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये चौथे नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब आती है बात 5वें नंबर पे कि ये कलर बनाते हैं, ठीक है ना, कलर की। तो मैंने आपको डी ब्लॉक के अंदर भी बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं, है ना, कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। और इस चीज का एग्जांपल मैंने आपको कहां पे दिखाया था, जब क्रोमेट आयन बनाया था, फिर डाई क्रोमेट आयन बनाया था, फिर पर मैग्नेट आयन भी निकल के आया था। तो वहां भी आप लोगों ने देखा होगा कि उन सबका अपना अपना क्या था, एक कलर था। तो जो कॉम्प्लेक्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं। सेम कहानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी है, ठीक है। अब ये क्यों बनाते हैं, ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। एफ ट्रांजिशन के कारण ये क्या करते हैं, कलर भी क्या करते हैं, एमिट करते हैं। जाहिर सी बात है इनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, या ऐसे बोल दो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, तो क्या होगा, वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, सॉरी एब्जॉर्ब करेगा तभी जाएगा, हाँ या ना।
और फिर वापस जब आएगा तो उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एमिट करना पड़ेगा। तो जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करेगा और वो एक स्पेक्ट्रम रिलीज करेगी। वो स्पेक्ट्रम ही क्या होता है, कलर होगा। मेनली जो स्पेक्ट्रम होगा वो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा, सीधा मतलब ये समझ लीजिए। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे तो हर सभी के अंदर आपको मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ इसको थोड़ा समझिएगा। मैंने बोला कि मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, ये बगल में दूसरा ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो ये क्या है कि ये लो लेवल वाला क्या है, ऑर्बिटल है, लो लेवल ऑर्बिटल। ये क्या है, हाई लेवल का ऑर्बिटल है। एनर्जी के यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैंने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में जाएगा, मतलब भागेगा, इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जाएगा, और ये होता भी है मेनली। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले में भाग जाएगा, भाग गया, अब ये यहाँ पे आ गया। लेकिन फिर अगेन चूंकि इसने क्या किया होगा, एनर्जी लिया होगा, तो इस समय एनर्जी इसने क्या की है, एब्जॉर्व की है, एनर्जी एब्जॉर्व की होगी। लेकिन जब ये इसमें पहुंच जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए फिर अगेन ये कूद जाएगा अपने पहले वाले में, क्योंकि हमेशा हर एक एटम क्या चाहेगा, अपने आप को लो एनर्जी के साथ रखना, ठीक है ना। हर एटम अपने क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी लो रखना चाहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मजबूरन फिर कहाँ आना पड़ेगा, पिछले वाले में। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। और ये जो एनर्जी होगी, ये एमिशन जो होगा, ये जो एमिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये रेडिएशन ही एक विजिबल स्पेक्ट्रम बनाएगी। क्या बनाएगी, विजिबल स्पेक्ट्रम। और उस विजिबल स्पेक्ट्रम को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब समझ पा रहे हो क्या, है ना। विबग्योर क्या बना देगी, विबग्योर। और विबग्योर को हम देख सकते हैं, क्लियर है, आई बात समझे। तो मेनली इसीलिए मैंने ऐसा बोला। अब आप कहोगे सर आयन बनाता है ना, तो मेनली आयन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ आयन। यार सिंपल हम जानते हैं कि लैंथेनम है, तो लैंथेनम थोड़ी ना कलर वाला होगा, लैंथेनम नहीं होगा। लैंथेनम जब अपने आप को +3 में कन्वर्ट करेगा तब। और +3 में करने का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, जाहिर सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने निकाल दिए है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी एमिट तो करना पड़ेगा ना भाई, बिना एनर्जी एमिट किए कैसे काम चलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो भी रिलीज होगी। और जब वो रिलीज होगी तो ये जो लैंथेनम +3 है वो हमको जाहिर सी बात है वो किस फॉर्म में मिलेगा, कलर के फॉर्म में मिलेगा। क्यों कलर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल हुआ, ठीक है ना। एमिशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी, और वो रेडिएशन एक्चुअल में विजिबल स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होगी। और विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब विबग्योर, तो वहाँ से हमको कलर नजर आएगा। ओके क्लियर है। अब थोड़ा सा और सुनिए, जैसा मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करते हैं, मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो ऐसा कर रहे होते हैं भाई। एनर्जी सभी एमिट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का अगर एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंजेशन हो रहा है तो एनर्जी का एमिशन तो होगा, बट वो हमको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इतना ज्यादा होगा कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम ना बना के कोई और स्पेक्ट्रम बनाए। ओके, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें कहां से कहां तक दिखाई देता है। मेनली आप जानते हो कि 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की हमको रेडिएशन दिखाई देती है। इससे कम हो जाएगा तो भी हम नहीं देख पाएंगे, और इससे ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब यहीं से आप पकड़ सकते हो कि भाई इससे कम है, वेवलेंथ कम होने का मतलब एनर्जी तब हाई है ना। वेवलेंथ अगर कम हो रही है इसका मतलब क्या है, एनर्जी हाई है। जितना एनर्जी वेवलेंथ छोटी, मतलब 400 नैनोमीटर से छोटा है वेवलेंथ, तो इसका मतलब हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और 700 नैनोमीटर से ज्यादा है वेवलेंथ, तो इसका मतलब लो एनर्जी वाली वेवलेंथ है या रेडिएशन है। ओके, अब इस चीज को पकड़िएगा, इससे कम हो गया तो भी हम नहीं देख सकते, इससे ज्यादा हो गया तो भी नहीं देख सकते, देखना तो हमको इसी में है। अब वो रेडिएशन हो सकता है कि इससे कम या उससे ज्यादा में है, इसीलिए हमको उनके आयन का फॉर्म जो है कलर में नहीं दिखाई देता, यानी जो कलर के फॉर्म में आयन हमको नहीं नजर आते हैं, उसका कारण ये है, ठीक है। लेकिन ये खेल सब में हो रहा होगा, ये जो ट्रांजिशन वाला खेल है, इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएगा, इससे उसमें जाएगा, तो ये जब कूदा कादी करेगा तो 100% एनर्जी का जो लेवल है वो डिसबैलेंस होगा, एमिशन होगा। एमिशन होने के दौरान जाहिर सी बात है कि रेडिएशन रिलीज होगी, रेडिएशन से क्या निकलेगा, वेव निकलेगी, सीधा मतलब है। और उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी या तो इससे कम या तो इससे ज़्यादा होगी, इसी कारण हमें वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन इनमें भी दिखाई देती है, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये जो रेडिएशन का वेवलेंथ होता है वो इनके बीच में लाई करता है। क्लियर है,
ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, मैंने जस्ट बताया ना कि इसमें आप जब भी देखेंगे, इसको मैंने क्यों बोल दिया कि पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। इसमें क्या है ना कि एनर्जी का लेवल अगर F14 भी हो गया तो भी उसके इलेक्ट्रॉन किस में कूद जाएंगे, 5D वाले में, समझ में आ रहा है? हाँ, एनर्जी का लेवल सेम है, इसीलिए मैंने सबको बोल दिया। इसमें कहीं पे ऐसा नहीं कि F14 हो गया तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी लेवल मेरा बराबर है ना, ये घर और ये घर दोनों सटा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, दोनों घर का लेवल सेम है, तो अगर इधर भर गया तो ये इधर निकल आएगा, समझ में आया ना। तो जाहिर सी बात है एक अनपेयर्ड फिर मिल जाएगा हमको, अनपेयर्ड मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है हमको क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था इसीलिए मैंने ये लिखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्यों मैंने इसको सबको बोला, और यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। तो एक्टिनॉइड्स और लेंथेनाइड दोनों के दोनों क्या करते हैं, कलर आयन देते हैं, कलर्ड आयन देते हैं। ये बात ध्यान देंगे, क्या देंगे, कलर्ड आयन देंगे। और जैसा कि आप देख चुके हो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, वैसे ये भी एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी तगड़ी है। एक्टिनॉइड्स को तो आप देख रहे हो ना, 3 4 5 6 7 दिखा रहा है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट तगड़ी है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये एज अ कैटलिस्ट काम कर सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं 5 वाले में दोनों को लिख दे रहा हूँ एक साथ, अलग अलग नहीं लिखूंगा, ओके। 5 वाले में मैं लिख दे रहा हूं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बोथ आर फॉर्म्ड कलर्ड आयन, ओके। अब इतना आप पहले नोट डाउन करना है। अब एक और अच्छी बात और एक ऐसी बात जो आप सभी लोग जानते होंगे लेकिन आज पढ़ा जाएगा, मेनली आप सभी लोग जानते हैं और नाम सुना होगा, नहीं जानते होंगे तो नाम तो जरूर सुना होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरे नंबर पे आता है यहीं पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 2 तरीके का आप इफेक्ट देखेंगे इनके नाम पे, एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, 6 नंबर पे है, ओके। अब दोनों का मतलब हम समझते हैं। मेनली इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कि भैया जब हम 4f में स्टार्ट करते हैं एटम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है अगर जब f ब्लॉक में 4f में स्पेशली, तो इलेक्ट्रॉन तो फिल हो रहा है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हम f के अंदर डालते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा जब हम क्या कर रहे होंगे, f वाले में फिल कर रहे होंगे, तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और इधर प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे पहले और इस समय पे दोनों में फर्क आ जाता है भाई। ऐसा तो है नहीं कि किसी ब्लॉक किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इससे पहले भरे नहीं गए, पहला ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं और प्रोटॉन का नंबर भी साथ साथ बढ़ रहा है, तो हमेशा होता है, सब में होता है। लेकिन ये देखा गया कि भाई जब हम इस f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं और इधर से प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो ये प्रोटॉन एक्चुअल में क्या कर रहा है, फोर्स ज्यादा लगा पा रहा है। यानी दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि जो एटम का रेडियस है वो क्या होने लग रहा है, कम होने लग रहा है। यानी क्या होने लग रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है, यानी एटम की साइज छोटी होने लग रही है। मतलब ये कि इसके पहले भी ये चीज देखी गई कि भैया हम किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करेगा, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। यहाँ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन वहां और यहाँ में फर्क ये है कि वहां पे सब कुछ सामान्य था, यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन इधर f में फिल हो रहा है, इधर प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है और एटम की साइज भी साथ साथ डिक्रीज हो रही है। और इसी घटना को क्या बोला गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि जब हम लेंथेनॉइड के अंदर यानी लेंथेनॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो साइज क्या होता है, एटम का छोटा होता है। इसी घटना को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी मतलब यही है कि जब हम 5f के अंदर फिलिंग करते हैं, यानी 5th सेल के f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो ये देखा जाता है कि एटम की जो साइज है वो छोटी हो रही है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं,
एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इस चीज को आप खुद लिखेंगे। ओके, अब मतलब क्या है इसका, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? तो आप जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि एफ ब्लॉक के जो, या सिंपल एफ ऑर्बिटल जो होता है ये पुअर शील्डिंग शो करता है ना, पुअर शील्डिंग शो करता है। यानी एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, सीधा ऐसे बोलिए, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल क्या करेगा, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो खेल खेलते हैं। तो एफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली पुअर शील्डिंग शो करते हैं, और यही कारण है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तगड़ा होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज का डिक्रीज, यानी साइड का रिड्यूस हो जाना, यानी एटम की जो साइज है वो छोटी हो रही है। तो इसमें ज़्यादा छोटी होती है कि इसमें? तो याद रखेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर स्ट्रेंथ देन मोर इफेक्टेड देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ये ज़्यादा इफेक्ट पैदा करेगा एटम की साइज पे, जबकि ये कम इसकी अपेक्षा। अब कारण बड़े अच्छे से समझेंगे हम। ओके, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से समझ ले काम खत्म कर दें, पूरा समझ के जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि अब एफ ब्लॉक में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही दोनों है, इन्हीं को डील कर लिया जाए, बस खत्म खेल। तो स्पेशली आप जानते हो कि जब हम पहुंचते हैं एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, तो एटम की साइज ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। ठीक है, और इस एटम को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, मतलब इस एटम की साइज को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? तो स्पेशली न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अभी आप एज्यूम कर लो, एज्यूम मत करो, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हमारा एफ ब्लॉक है, हाँ ना। फिर ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 4f है। इस 4f के अंदर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहे हैं और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस को जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे एटम की साइज को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब ये न्यूक्लियस यहाँ से कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये जो है ये न्यूक्लियस यहाँ से लेके यहाँ तक कमांड बना के रखा होगा। ठीक है, और मेनली न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो साथ ही साथ वो कंट्रोल कैसे बनाता है, यही तो कारण है बनाने का कि भैया वो क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो क्या कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रख रहा होगा। इस तरीके से वो कंट्रोल बना के रखता है। ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल और तगड़ा हो जाता है जब एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्यों आखिर, इसका मतलब समझिएगा। देखिए एफ ब्लॉक का जो ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल जो है वो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये आप सबको पता है ना। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना। और आप सबको पता है कि अगर मैं बारी बारी अगर सबका देखूं, जैसे एस का देखूं तो इस तरीके से मिलेगा, पी का देखूं तो ऐसे मिलेगा, डी का देखूं तो आपको ऐसे मिलेगा। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यानी एस पी डी और फिर एफ तक आ रहे हो, पहले डी तक ही ऑब्जर्व कर लो, तो एस में देख रहे हो साइज छोटी है, पी में देख रहे हो अब दूर दूर हो गया। भाई इसमें क्या था, एस वाले में एक ही गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी वाले में क्या था कि अब ये 2 गोले हो गए, 2 में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसमें क्या है, डी में अब 4 हो गए, इन चारों में से कहीं 2 पे रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है कि जितना हम बढ़ रहे हैं, मतलब जितना ही हम ऑर्बिटल बढ़ा करते जा रहे हैं, यानी एस से पी में जा रहे हैं फिर डी में जा रहे हैं, तो ऑर्बिटल की साइज बड़ी होती जा रही है। और एफ तो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, दैट मीन्स इसकी साइज तो और बड़ी होगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो कैसी होगी, बहुत दूर दूर होगी कि नहीं होगी। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बड़े दूर दूर तक जाएंगे। अब ये इतने दूर हो जाते हैं कि प्रॉब्लम ये होती है, ध्यान से समझिएगा, कि ये कोई काम नहीं कर पाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनों के लिए। सर मतलब होता ये है कि देखिए जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन ना रहे तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियस खींच लेगा, है ना, खींच के एकदम पास रखा रहेगा, है ना। लेकिन बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इसको खींचने से बचाते हैं। यानी जितना फोर्स ये लगा के रखता है, मतलब जितना फोर्स ये एक्चुअल में लगाता है, सपोज कर लो 100 न्यूटन का फोर्स इसने यहाँ पे भेजा हुआ है, लेकिन 100 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करता है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, बाहर की ओर फोर्स लगा के क्या करते हैं, दूर रखते हैं, यानी उस न्यूक्लियस को पूरा खींचने से रोक देते हैं। क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा होगा, आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा। और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। भाई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाहिर सी बात है दूर भगाएगा,
सॉरी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन चाहेगा दूर रहे और प्रोटॉन चाहेगा खींच ले, ठीक है। अब जब F में हो रहा है तो देखिए F के पहले की कहानी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो काम लायक है, उनमें दिक्कत नहीं है। F के पहले जो ऑर्बिटल के अंदर फीलिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉनों की, वो जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो वो अपने आप में मतलब आ भी रहे थे, मतलब हमें फिल भी हो रहे थे उस ऑर्बिटल के अंदर, और साथ साथ बाहरी इलेक्ट्रॉन को बचा भी रहे थे आगे जाने से। क्योंकि देखिए एटम का रेडियस जो होता है ना, उस न्यूक्लियस से यहाँ तक का, मतलब सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होती है, उस आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटम का रेडियस बोलते हैं, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एटम का रेडियस कम हो रहा है तो इसका मतलब ये जो आउटर मोस्ट सेल है ना, वो धीरे धीरे कहाँ आ रही है? आगे आ रही है, ठीक है ना। इस रेडियस से मेरा लेना देना नहीं है अभी, मैं आउटर मोस्ट रेडियस, आउटर मोस्ट सेल के रेडियस को देखूंगा, यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का रेडियस। अगर आउटर मोस्ट सेल का जो पोजीशन है वो अंदर की ओर है, अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब रेडियस कम होगा। अगर बाहर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब रेडियस बढ़ रहा है। इतनी बात आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने बाहरी इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है। अब ये बताओ सेल का मतलब क्या है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में नहीं है बाहरी सेल के अंदर, तो ये पे सेल रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर मेरा आउटर मोस्ट सेल ये बन जाएगा, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा ना, हाँ या ना। लेकिन अगर बाहरी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब अब ये जो रेडियस होगा कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा? इस न्यूक्लियस से यहाँ तक, है ना। यहाँ का रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे और ये मेरा एटम का रेडियस होगा। क्लियर है? नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, समझ में आया? अब मेनली ये जो न्यूक्लियस है वो ये चाहेगा कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले। खींचेगा तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो सेल भी आगे बढ़ेगा, सेल आगे बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा। यही खेल है। अब जैसा कि बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करते थे कि रिपल्सन क्रिएट करके, अगर ये खींचता भी था तो वो दूर भगा के, मतलब रिपल्सन क्रिएट करके वो अट्रैक्शन क्रिएट करता था, तो ये रिपल्सन क्रिएट कर देते थे और उससे क्या हो जाता था? काम बन जाता था। भाई देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, उधर प्रोटॉन अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसके साथ साथ एक प्रोटॉन भी आएगा। ऐसे समझो, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इधर एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो इधर दूर भगाने की क्षमता और खींचने की भी क्षमता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। खींचने की क्षमता भी बढ़ रही है, दूर भगाने की भी क्षमता बढ़ रही है। अब होता क्या है कि एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हो तो ये बेचारे क्या करते हैं? उस तरीके से दूर भगाने वाला या रिपल्सन क्रिएट नहीं कर पाते हैं जैसा कि बाकी करते हैं। तो अगर जाहिर सी बात है इधर भी नंबर बढ़ रहा है, इधर भी नंबर बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, रिपल्सन क्रिएट नहीं करेंगे उतना तगड़ा, तो ये तो जाहिर सी बात है ये अपना काम करने में चूकेंगे नहीं। इनका काम है भैया खींच के रखना, यानी अट्रैक्शन पैदा करना, तो ये अच्छे से करेंगे और ये खींच लेंगे। खींचने का कारण क्या होगा? मतलब भाई जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के पास पावर ज्यादा है तो ये जाहिर सी बात है इसको खींच लेगी। बचाने वाले क्या है? कमजोर है। कमजोर क्यों है? क्योंकि दूर है, इतने दूर है कि ये इसके ऊपर अट्रैक्शन रिपल्सन क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। और इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे आगे खिसकता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन काम लायक नहीं है। तो न्यूक्लियस की पावर इतनी बढ़ जाती है कि ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? खींचने लगता है, जिससे साइज क्या होने लगेगी? रिड्यूस होने लगेगी। और इस घटना को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और साथ ही साथ इसी को हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जैसा मैंने बताया कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, दैट मींस इसमें ज्यादा साइज रिड्यूस होती है। क्योंकि अभी क्या होगा ना कि सेल और बड़ा हो जाएगा। अभी 5F पे आ गए हो आप। 5F मतलब और बड़ा हो गया। F की जो साइज है, F ऑर्बिटल की जो साइज है वो और बड़ी हो गई है कि नहीं है? अभी देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब इस सेल में आ गया होगा, तो ध्यान से देखो कि अभी साइज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो इलेक्ट्रॉन और दूर दूर चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन और दूर दूर चले जाएंगे तो और उनके पास जो रिपल्सन पैदा करने की जो क्षमता है और कम हो जाएगी, और इधर न्यूक्लियस की पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा? और ज़्यादा तेजी से ये न्यूक्लियस इस सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों ये ज़्यादा है, क्यों ये कम है, समझ में आ गया? क्योंकि इनके अंदर, एक्टिनॉइड के अंदर जो ऑर्बिटल है, सिंपल एक्टिनॉइड्स के जो ऑर्बिटल है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग बहुत ही क्या होती है? कमजोर होती है। शील्ड मतलब बचाने की, है ना, बचाने की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? पुअर शील्डिंग। क्या बोला गया है? पुअर शील्डिंग, यानी ये बचाव वाला जो काम है वो बहुत खराब तरीके से करते हैं। ठीक है, आइए समझ में। तो ये दोनों का रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिखा हूँ लेकिन सही तरीके से लिख दे रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग
पुअर शिल्डिंग strength of electron of f orbital। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना? तो आई होप आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब कुछ और प्रमुख बातें देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसको मैं मिटाऊं, ध्यान से समझेंगे। लैंथेनॉइड के अंदर मैंने एक चीज छोड़ दी है, उसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। लैंथेनॉइड्स के अंदर, लैंथेनॉइड जैसा कि कैसा वो दिखाते हैं सर, हमेशा लैंथेनॉइड +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो अगर ये किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है +3 के साथ जुड़ेंगे। अगर सपोज कर लो ये लैंथेनॉइड्स, मैं देखो Ln लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 14 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब कोई भी Ln है, लैंथेनॉइड्स है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो किस तरीके से दिखाई देगा सर? तो वो आपको दिखाई देगा Ln2O3 के फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, Ln2O3 के फॉर्म में, ये समझ रहे हो क्यों, हाँ या ना? यानी कभी भी लैंथेनम अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी लैंथेनॉइड्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो Ln2O3 बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स, है ना। इनका यूज कहाँ पे होता है? मैंने बताया था, पॉलिशिंग ऑफ ग्लासेस, है ना, ग्लासेस की पॉलिशिंग करने के लिए होता है। स्पेशली आप देखोगे तो बहुत सारे कलर वाले गॉगल्स, बहुत सारे कलर वाले जो गॉगल्स हैं, गॉगल्स मतलब चश्मा, लैंथेनॉइड के ऑक्साइड से बनाया जाता है। ओके, अब इसके साथ साथ इनके अलावा मान लीजिए अगर Ln है, अगर क्लोरीन के साथ मिल रहा है, क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो अगर ये मिलेगा तो क्या बनाएगा? LnCl3 बनाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये किसी के साथ जुड़ाव करता है तो किस तरीके से दिखाई देगा। ओके, इसको पहले आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये दोनों बातें आपने देख ली। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सीरियम ले रहे हो, क्या ले रहे हो? सीरियम, ठीक है ना। सीरियम का कोई भी कंपाउंड लोगे तो इसका यूज हम स्पेशली कॉटन की डाइंग के लिए करते हैं। डाई होता है ना, तो डाइंग के लिए हम क्या करते हैं? सीरियम कंपाउंड का यूज करते हैं। इसके साथ साथ सीरियम कंपाउंड का यूज हम एज अ कैटलिस्ट भी करते हैं, ठीक है। एज अ कैटलिस्ट भी हम सीरियम के कंपाउंड का यूज करते हैं। ओके, अभी एक्टिनॉइड्स के अंदर चले जाओ। एक्टिनॉइड्स के अंदर भी कुछ चीज़ें आप देख लो। एक्टिनॉइड्स के अंदर आप जाओगे तो मेनली ये आपको बेस के साथ अच्छा खासा रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है ना। बेस के साथ अच्छा खासा रिएक्शन, अच्छा रिएक्टिविटी दिखाएंगे, ठीक है। जबकि एसिड के साथ लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी और बात इनके बारे में जान लीजिए, साइड में ही है लेकिन जान लीजिए, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर आयरन के साथ एलॉय के फॉर्म में नजर आएंगे। कौन? एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड भी ये करते हैं और एक्टिनॉइड्स भी करते हैं। एक्टिनॉइड्स always form alloy with iron, ठीक है ना। मैंने एक गलत लिख दिया, ऑलवेज नहीं लिखिए, मैक्सिमम, ठीक है ना। फॉर्म एलॉय विथ आयरन फॉर्म, ठीक है। ये आपको सिल्वर वाइट फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके बारे में और जान लीजिए। इसके अलावा कुछ एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया था यूरेनियम है,
तो यूरेनियम तो आप सभी लोग जानते हो, यूरेनियम का काम हम लोग टेक्सटाइल में करते हैं, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, और मेनली एज अ इसका जो यूज होता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में होता है, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, है ना। इसके अलावा और देख लो यहाँ पे थोरियम, थोरियम जानते हैं, तो थोरियम जो होता है इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। आई होप ये सभी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। ये सब बेसिक बातें थी जो मैंने आपको समझा दी, ओके। अब जैसा कि इनका जो है एक्टिनॉइड्स का वो मतलब क्लियर नहीं है कि वो किस फॉर्म में आपको नजर आएंगे, क्योंकि अगल बगल के लेवल जो है सेम है, एनर्जी लेवल सेम है, मतलब 5F और 6T का सेम है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो वो जरूरत पड़ने पे अलग अलग तरीके से आपको नजर आते रहेंगे, इसलिए मैंने कोई एक फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा है। जनरली इनको एलॉय के फॉर्म में ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना, एलॉय के फॉर्म में ही आप ज़्यादा देखोगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एलॉय भी किसके साथ फॉर्म करेंगे, आयरन के साथ, और ज़्यादातर ये किस फॉर्म में दिखाई देंगे, किस कलर में, सिल्वर वाइट फॉर्म में दिखाएंगे, जो ये शो करता है कि जो एक्टिनॉइड्स हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है देन लैंथेनॉइड्स। क्लियर है। तो ले देके जितना हो सकता है हम लोगों ने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली, ओके। और यही बेसिक बातें ही आपको पढ़नी थी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। तो इस हिसाब किताब से अगर देखा जाए, मतलब अगर कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, हो सकता है छूट रही होंगी, बट मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको सब कुछ समझा दूँ। तो ले दे के अगर मैं देखूँ तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। और अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट समाप्त होता है तो ये चैप्टर ही पूरा का पूरा क्या होता है, समाप्त। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पूरा चैप्टर और ये आज का लेक्चर दोनों क्लियर हो गया होगा। मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करूँगा, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।